हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आपके एग्ज़ाम 2 महीने बाद स्टार्ट हो रहे हैं। 24 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जिनमें आपका इंग्लिश का पेपर 1 मई के लिए है ना। तो हमें ठीक 2 महीने पूरे मिल रहे हैं। आपका ये सेशन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब रहा है, क्लास चल नहीं पाए थे। अभी आके आपके कॉलेज खुले हैं, टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए थी उस तरह से आपको समय नहीं मिल पाया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इन 2 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को ये सिलेबस पूरा करना है। मैंने कोशिश की थी कि मैं लाइव आऊँ, कल मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन दैट कुड नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन इस चीज़ को हम जारी रखेंगे। सेटअप हमारा बन रहा है, जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। 12th के स्टूडेंट्स के लिए 7:30 बजे का मैंने टाइम दे रखा था कि इवनिंग में हम स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले 1-2 दिन में ही जल्द से जल्द हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। और एयरफोर्स के लिए भी, एयरफोर्स और MTS के लिए ख़ास तौर पर मैं ऑनलाइन आऊँगा बहुत जल्दी ही। सेटअप बनते ही उनके लिए 8:30 बजे शाम का समय रहेगा। कोशिशें जारी हैं, लेकिन तब तक हमारा ये सिलसिला भी चलता रहेगा। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है 12th क्लास के लिए, और आज इसमें हम 2-3 चीज़ें समझेंगे कि हमारा 70% रिड्यूस्ड सिलेबस क्या है, और हमें कौन कौन से टॉपिक किस तरह से तैयार करने हैं, एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से तय होगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन टॉपिक आपका रहेगा। तो आप तसल्ली से एक बार पूरा सिलेबस समझ लीजिए, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। पेपर 100 नंबर का आना है, उसके दोनों सेक्शन किस तरह से क्या क्या पूछा जाएगा, और उनकी तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश। 12th की स्पेलिंग आपको याद है, उम्मीद करता हूँ याद होगी। 12th की स्पेलिंग है TWELFTH। ठीक है, ये F यहाँ पर आता है। कई बार होता है बच्चे 12th क्लियर कर जाते हैं, लेकिन 12th की स्पेलिंग याद नहीं रखते हैं। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के मद्देनज़र ये वीडियो हम बना रहे हैं। क्या क्या आएगा इसमें देखिए। इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। यू विल बी गिवन 2 पैराग्राफ ऑफ प्रोज बुक से लिए जाएंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 ऑफ देम। उनमें से 2 में से कितने करने हैं आपको? केवल 1 करना है। 50% डिस्काउंट है, और ये 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें आपको रेफरेंस देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है, और एक्सप्लेन करना है, दिया हुआ पैराग्राफ समझाना है। अब कोई भी चीज़ आप समझाएंगे तब जब आपके खुद के समझ में आई होगी, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने लेसन पढ़ रखे हों। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब की बार आप मात्र 3 लेसन तैयार कर लीजिए। आपके सिलेबस में 5 हैं, मैं आपको केवल 3 बता रहा हूं। एक तो आपका है ए गर्ल विद ए बास्केट, नोट कर लीजिए। दूसरा है ए फेलो ट्रेवलर, और तीसरा है होम कमिंग। होम कमिंग इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे आप। तो इन 3 लेसन्स को आप पढ़ लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा 100%। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन इन्हीं में से आएगा। ठीक है, रेफरेंस में हमें देना होता है कि दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, या दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम देना होता है। कॉन्टेक्स्ट में आपको देना होता है प्रसंग, कि ये बात कहाँ की चल रही है। लेसन तो हो गया होम कमिंग, लेकिन प्रसंग कौन सा चल रहा है। जैसे आप कभी भागवत में जाते हैं और आप बताते हैं कि आज प्रसंग था, आज का जो प्रसंग था कृष्ण और सुदामा की मित्रता, आज का प्रसंग था पूतना वध, या आज का प्रसंग था श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तो प्रसंग कौन सा चल रहा है वो आपको कॉन्टेक्स्ट में 2 या 3 लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है कि इस पैराग्राफ में कहाँ का जिक्र चल रहा है। और फिर एक्सप्लेनेशन में दिए गए पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो इनके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए। बच्चों बहुत अच्छे ठोस नंबर हैं इसमें, पूरे 10 नंबर हैं। ठीक है, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हमें पता है
कि अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाता है तो एग्जामिनर पर एक अलग ही असर पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। तो बच्चों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 10 नंबर का। दूसरा है प्रोज से ही शॉर्ट आंसर 30 वर्ड्स। प्रोज से ही यू विल बी गिवन 3 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। 3 में से केवल एक करना है, जबकि शॉर्ट स्टोरीज में आपको 3 में से 2 करने हैं। ध्यान रखना आप, प्रोज में 1, शॉर्ट स्टोरी में 2। तो प्रोज का जो शॉर्ट आंसर है मात्र 30 शब्दों का है, कोई लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जा रहा है आपसे, एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा और वो है 5 नंबर का। तो इस टॉपिक को भी हम एक वीडियो में ही कवर कर देंगे। इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं एक ही वीडियो में या छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की 2-3 वीडियो में हम इसे कवर कर देंगे। ठीक है, समझा देंगे कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। ये रटने की चीज नहीं है ना। इट इज नॉट अ थिंग फॉर क्रैमिंग और मगिंग, केवल आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, बता देंगे किस तरह से लिखने हैं आपको। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर प्रोज बुक। इसके लिए जरूरी है कि आपने लेसन पढ़ रखे हों, क्योंकि किसी भी लेसन में से आपसे एक लाइन देकर पूछेंगे, उसमें से एक वर्ड हटा देंगे कि बताइए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा। एंड यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस, 4 वर्ड्स वो दे रखे होंगे और आपको वो शब्द चुनना है दैट हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर इन द लेसन। वही वर्ड उठाएंगे जो लेखक ने उसमें यूज किया है। तो इसके लिए हमारी एक वीडियो बहुत जरूरी है। इसमें हम चुनिंदा ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स लेंगे जो आपके एग्जाम में आने की बहुत उम्मीद है। उसके साथ साथ हम आपको उनकी स्टोरी भी बता देंगे कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, जिससे कि याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको 4 दिए जाएंगे, चारों अटेम्प्ट करने हैं, 1-1 नंबर के हैं। तो ये कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के। तो इस तरह से प्रोज में से आपका ये 19 नंबर का मटेरियल पूछा जाएगा। कितने का? 19 नंबर की प्रोज है आपकी। दूसरी बुक है आपकी शॉर्ट स्टोरीज। इसमें से यू विल बी गिवन 3 ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। 2 करने हैं, 5 नंबर का 1 है, तो ये टोटल हो गए कितने? 10 नंबर। यानी कि आपकी शॉर्ट स्टोरीज कितने नंबर की है? 10 नंबर की। तीसरी बुक आपकी आती है पोइट्री। केवल 3 ही बुक आपकी हैं, है ना। जो चौथी बुक थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो ड्रामा था, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो ये है आपकी यहां से पोइट्री। पोइट्री में आपको सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, यू विल बी गिवन 2 स्टेंजाज। प्रोज का होता है पैसेज, पोइट्री का होता है स्टेंजा। तो 2 स्टेंजा दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है, और ये भी पूरे 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? ये 10 नंबर का है। इसमें भी आपको यही बताना होता है कि दिस स्टेंजा हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम ट्रिब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियू, है ना। तो आपको रेफरेंस देना है, कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग देना है कि इस कविता की थीम क्या है, और आपको 2 लाइन में 3 लाइन में मैक्सिमम इसका कॉन्टेक्स्ट देना होता है। और फिर आपको उस स्टेंजा को एक्सप्लेन करना होता है अपनी लैंग्वेज में। इस पर भी हम लोग एक क्लास कंप्लीट करेंगे कि पोइट्री का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना चाहिए, जिससे कि इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग बहुत लंबे समय से कॉपियां चेक कर रहे हैं बोर्ड की। हमें पता है कि जब किसी बच्चे का एक्सप्लेनेशन अच्छा सा होता है तो एग्जामिनर पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी स्टेंजा या पैराग्राफ को दे मारते हैं, उसमें उसे ज़बरदस्ती उसमें ठूस देते हैं और सोचते हैं शायद एग्जामिनर इसे पढ़ेगा नहीं, लेकिन बड़ा बैड इंप्रेशन उससे पड़ता है। आप ज़बरदस्ती धींगा मुस्ती ना करें। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता दूंगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। ये 10 नंबर बच्चों बहुत कीमती हैं, बहुत सरल, बहुत कीमती और बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें आपको केवल एक सेलेक्ट करना है ना। इसका आपको केवल एक का सेंट्रल आइडिया बताना है, और ये 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो स्टेंजा है इसके लिए आप पोएम तैयार कर लीजिए। एक तो कर लीजिए आप कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक कर लीजिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक कर लीजिए द पासिंग ऑफ अर्थर।
इन 3 में से आपको ये स्टेंजा मिल सकता है, उम्मीद है अब की बार के लिए, ठीक है। और सेंट्रल आइडियाज़ में आप तैयार कर लीजिए ट्रू ब्यूटी, माई हेवन और ए लेमेंट, ये 3 तैयार कर लीजिए आप सेंट्रल आइडियाज़, नोट कर लेना, ठीक है। तो प्रोज में आपके केवल 5 लेसन सिलेबस में रह गए हैं। पहला है आपका ए गर्ल विद ए बास्केट, दूसरा है ए फेलो ट्रेवलर, तीसरा है द होम कमिंग, चौथा है विमेंस एजुकेशन और 5वां है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। शॉर्ट स्टोरीज में आपकी केवल 3 स्टोरी रह गई हैं। एक है आपकी द गोल्ड वॉच, दूसरी है आपकी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तीसरी है द लॉस्ट चाइल्ड। और पोएम आपकी मात्र 7 रह गई हैं। 20 हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब आपकी केवल 7 रह गई हैं, है ना। और वो हैं आपकी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लेमेंट, माई हेवन, द पासिंग ऑफ अर्थर और द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ठीक है। ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है। तो हम एक्सप्लेनेशन लिखना भी सीखेंगे और सेंट्रल आइडिया भी आपको बहुत आसान तरीके से हम सिखा देंगे। अगले ये 2 महीने आपके लिए, है ना, इसमें हम खूब मेहनत करेंगे अच्छे से। जो भरपाई हमें करनी है समय की, इस कोविड पेंडेमिक ने जो समय खराब किया है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद है बच्चों आपका फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। इसमें आपको पहले एक ऑप्शन दिया जाता था, वही करना होता था, अब 2 और अब की बार बता रहे हैं कि 3 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। उसमें आपको केवल एक करना है, उसकी डेफिनेशन परिभाषा लिखनी है और 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं, है ना। इसमें ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल कितने देने हैं, 2 एग्जाम्पल देने हैं, एक नहीं 2। डेफिनेशन एक, केवल एक चुनना है, उसकी डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल। और ये मटेरियल कितने का है, 4 नंबर का है फिगर ऑफ स्पीच। आपके सिलेबस में कितनी फिगर ऑफ स्पीच हैं, देयर आर ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इन योर सिलेबस। ये वर्ड में अक्सर बताता हूं, देखिए शैम्पू, S फॉर सिमिली, H फॉर हाइपरबल, A फॉर एपोस्ट्रॉफी, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरन एंड O फॉर ऑनमेटोपिया, ठीक है। केवल ये 7 अलंकार आपके सिलेबस में हैं, क्लियर। और ये पोइट्री पूरी हो गई आपकी कितने नंबर की, 10, 7, 17 और 4, 21। तो बच्चों फर्स्ट पेपर है आपका 19, 10, 21 यानी कि 50 नंबर का। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसमें आपके मात्र 4 चीजें होती हैं। सेक्शन बी में आपके ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, ट्रांसलेशन है, राइटिंग भी है और रीडिंग भी है। सारी चीज़ों को यहाँ कवर किया गया है। बहुत अच्छा सिलेबस हुआ करता था कभी 12th क्लास का, है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जो A, B, C और D 4 पार्ट में है, 2 चौक 8 नंबर का है और चारों क्वेश्चन में आपको 50% डिस्काउंट भी है। पहला है नरेशन, 2 दिए जाएंगे, कोई एक करना है और ये 2 नंबर का है। दूसरा सिंथेसिस दी जाएगी करने के लिए, यू विल बी गिवन 2 और मोर सेंटेंसेस एंड यू हैव टू कंबाइन देम इनटू 1 सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। इसे सिंथेसिस कहते हैं और ये भी 2 नंबर की है, 2 में से एक करना है केवल। तीसरा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चैप्टर है, इसमें आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आती है, पैसिव वॉइस भी आते हैं, रिमूवल ऑफ टू, यूज टू, है ना, ये सभी इसी में आते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का इंटरचेंज। तो ये पूरा चैप्टर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें से कोई 2 पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1, ये भी 2 नंबर का है। और फिर है सिंटैक्स यानी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें आपको 4 दिए जाएंगे और 4 में से किन्हीं 2 सेंटेंसेस को करेक्ट आपको करना है, ये भी 2 नंबर के हैं। तो इन पर भी हमें वीडियो लानी ही पड़ेंगी, चाहे तो लाइव क्लास लेकर आएंगे, चाहे वीडियो बनाएंगे। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ठीक है। टॉपिक्स जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ईमेल कर दीजिए, उन पर हम पहले लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, और जो भी वीडियो आपको लेकर आएंगे हम, वो गागर में सागर होगी, मतलब कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम उसका टारगेट होगा कि एग्ज़ाम में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन और ये बच्चों 14 नंबर का है।
अगर आपको 75 प्लस नंबर लेने हैं, अगर आपको 90 नंबर पहुंचना है तो आप इसे नहीं छोड़ सकते। ये 14 के 14 नंबर आपके होने चाहिए। इसमें क्या है, वो क्या पूरी है, इसमें एंटोनिम्स हैं, 3 दिए जाएंगे आपको विलोम शब्द, 3 दिए जाएंगे सिनोनिम्स, 3 दिए जाएंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लाइन के बदले एक शब्द। जैसे हम कहें दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता हो, तो वो हो गया इनविजिबल। हम कहें दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए जाएंगे जिन्हें हम मुहावरे कहते हैं। इनका आपको अर्थ नहीं बताना, बल्कि इस तरह से सेंटेंस में यूज करना है टू मेक दियर मीनिंग क्लियर। उनका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 5 दिए जाएंगे, और सब तो 3-3 दिए जाएंगे, तीनों करने हैं, यहां डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहां 5 में से 3 करने हैं, आपको इतना डिस्काउंट है। तो इडियम फ्रेजेस कौन से होते हैं, जैसे आपको दे दिया टू ग्रीस द पाम, शाब्दिक अर्थ होता है इसका किसी की हथेली को चिकना करना, और वैसे इसका भावार्थ है रिश्वत देना। क्या अर्थ है इसका, रिश्वत देना। जैसे हिंदी में बोलते हैं किसी की मुट्ठी गर्म कर देना, किसी की जेब गर्म कर देना, है ना, टू ब्राइव, टू ब्राइव। तो इसका यही होता है। जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, जैसे 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कभी कभी फ्रेज भी आ जाते हैं इस तरह से, जैसे पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, टालना, है ना। पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश, बुझाना, आग बुझाना, है ना। तो इस तरह से बच्चों, अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया है इडियम्स एंड फ्रेजेस 3। और ई पर है ये होमोफोन्स। होमो मानी समान और फोन मानी होती है ध्वनि। ऐसे शब्द कम से कम 2 आपको दिए जाएंगे जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनंसिएशन काफी सेम होगा, सिमिलर होगा, मिलता जुलता होगा, आइडेंटिकल होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे RIGHT, RIOT और RITE, तीनों ही काफी मिलते जुलते हैं। राइट, रायट, राइट। इस राइट के तो कई अर्थ होते हैं। राइट मानी दायां भी होता है, राइट मानी सही भी होता है, राइट मानी अधिकार भी होता है। ये राइट है, इसका मतलब है दंगा, और ये राइट है, इसका मतलब है संस्कार। तो आपको केवल 2 दिए जाएंगे, उन दोनों को आपको इस तरह से सेंटेंस में यूज करना है जिससे कि उनका मीनिंग एकदम क्लियर हो जाए। तो ये था आपका होमोफोन्स। वोकैब पर हम स्पेशल क्लासेस आपके लिए देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी वोकैब पूरी कवर हो जाए। देखिए बच्चों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम तब जारी रख पाएंगे जब हमें लगेगा कुछ रिस्पॉन्स भी आपका हमें मिल रहा है। ये पेड क्लास है जिसमें आपको फीस पे नहीं करनी है, यहाँ आपको अटेंशन पे करनी है। तो आप अटेंशन पे करते रहिए। ये पेड क्लास है जिसमें आपको अटेंशन पे करनी है पूरी। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। पहले 2 आते थे, इंग्लिश टू हिंदी भी आता था, हिंदी टू इंग्लिश भी आता था। अब यू विल बी गिवन ओनली 1 पैराग्राफ विच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश करना है, इसका 10 नंबर का है। यहां एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्या कि ट्रांसलेशन का क्वेश्चन 3 पार्ट में होगा। पार्ट नंबर 1 ट्रांसलेशन है। अगर आप उसे नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरा पार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको पैराफ्रेजिंग और उसकी समरी करनी है। एक प्रोज का पैराग्राफ होगा और एक पोइट्री का स्टेंजा होगा। दोनों को आपको समराइज करना है, उनका सारांश लिखना है। ठीक है। तीसरा एक पार्ट और होता है, वो है आपका लिटरेचर का। उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना होता है। वो ऐसे पर लिखवा सकते हैं, वो ट्रेजेडी पर लिखवा सकते हैं, वो कॉमेडी पर लिखवा सकते हैं, और एक होगी मैचिंग कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो ये लिटरेचर का पार्ट आप जनरली नहीं पढ़ते हैं। कोई भी आप पर प्रतिबंध नहीं, आप तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। हम लोग कॉपी चेक करते हैं और हम जो भी पार्ट बच्चा करता है उसमें नंबर देते हैं। लेकिन बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है अपनी तरफ यहाँ पर ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट ही लोग पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं।
और यही वाला बच्चे ज़्यादातर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन प्रतिबंध कोई नहीं है, ये पक्का है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, आपकी जो इच्छा तीनों में से कोई एक करना है, करना एक ही है। तो मेरी सलाह है कि आप पिछली साल का पेपर एक बार उठाकर देख लें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज ना हो। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगा, जिसमें मैं आपको 2 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, उन्हें अच्छे से एक बार कर लेना। आपके इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दोनों मॉडल पेपर बनाए हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 और ये है आपका एस्से, निबंध। ये 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और ये कितने नंबर का है? ये पूरे 12 नंबर का है। अब की बार के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ख़ास टॉपिक है वो है आपका कोविड-19, कोरोना पेंडेमिक। उस पर आपका हिंदी में भी एस्से आएगा अब की बार और इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, क्योंकि कोरोना ने आपका पूरा सेशन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो इसको तो आप स्किप नहीं करना, तैयार कर लीजिए। इसके अलावा 4-5 टॉपिक और मैं आपको बता दूंगा जो आपको तैयार करने हैं, उनमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये रीडिंग सेक्शन का पार्ट होता है। एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, मतलब ए पैसेज विच यू हैव नॉट रेड सो फार। कहीं से भी ये पैसेज आ सकता है। ये 6 नंबर का है, इसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 का, कोई 1 नंबर का, 6 नंबर के टोटल होंगे जो क्वेश्चन आपको उसमें से करने होते हैं। इस पर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, ये करते हैं आप लोग कि क्वेश्चन में कहीं गांधी जी आ गए तो पैराग्राफ में अब गांधी जी की खैर नहीं है, गांधी जी को ढूंढोगे, खोजोगे और पूरा सेंटेंस उखाड़ के वहाँ पर रख दोगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। जो प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ उतने का ही आपको उत्तर देना चाहिए। लेकिन इससे नंबर कैसे निकाले जाने चाहिए और एग्जामिनर किस तरह से ये पसंद करता है कि बच्चा कैसे लिखे तब वो प्रभावित होता है, उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक टाइटल भी बनाना होता है, इस पैराग्राफ का कोई नाम दीजिए, ठीक है। इसकी समरी भी लिखनी होती है और अंडरलाइंड या इटैलिसाइज्ड शब्द दे रखे होते हैं, तिरछे शब्द इटैलिसाइज्ड या अंडरलाइन, उनका मीनिंग भी लिखना होता है। तो इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए भी एक क्लास बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये है आपका पूरा सिलेबस और पेपर का पैटर्न कि क्या क्या और कितने मार्क्स का रहेगा। अब इससे आगे हमारा रास्ता जाता है कि हम कौन से टॉपिक की तैयारी करें, किस तरह से करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो मैंने तो अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, किस तरह से मैं आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ाऊँगा। लेकिन आपकी भी अगर कोई चॉइस हो, कोई डिमांड हो, आपकी कोई कमी कहीं रह गई हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ईमेल करिए, पूछिए और उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाई जाएगी। बने रहिए और मेहनत करते रहिए, टेंशन फ्री होकर।